ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट। जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो कोई कहता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, कोई कहता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना खराब है, कोई कह रहा है म्यूचुअल फंड सही है, कोई कह रहा है म्यूचुअल फंड सही नहीं है, कोई कह रहा है ईटीएफ सही है, कोई कह रहा है ईटीएफ सही नहीं है, कोई कह रहा है मल्टीबैगर स्टॉक से ज्यादा रिटर्न बनेगा, कहीं लॉस हो रहा है, कोई ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को प्रमोट कर रहा है। जो भी प्रमोट कर रहे हैं उन सब के उसमें कोई ना कोई स्वार्थ निहित है। मैं यहाँ आपको एक कंपैरिजन समझाऊंगा कि कौन सी क्लास में इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है या कब करना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको यहाँ अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेज के बारे में समझाऊंगा और वो भी उनके ऑर्डर के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखो पुराने जमाने में लोग एफडी में इन्वेस्ट करते थे, 7-8% का रिटर्न मिल जाता, राइट। ये आपका एक फिक्स रिटर्न है जिसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। पर एफडी में इन्वेस्ट करने से आपके बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, ये एक नॉर्मल सी बात है। एफडी में दूसरी प्रॉब्लम भी है इन्वेस्ट करने की, वो ये है कि भाई आप अगर फिक्स टाइम के लिए आप एफडी कराते हो, उससे पहले आप एफडी ब्रेक करते हो किसी वजह से, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलेंगे, जो हो सकता है आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट के इक्वल हो जाए। तो आप एफडी में थोड़ा बहुत अमाउंट रख सकते हो, पर आप रिस्क ले सकते हो। तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एफडी नहीं चूज करना चाहिए। तो रिटायर्ड पर्सन है ना, तो कोई एज्ड पर्सन है तो वो एफडी को चूज कर सकता है। बाकी एफडी एक सही ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से उसके लिए जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करनी है। हाँ, पर बैंकों में पैसे एफडी से ही आते हैं। बैंक का काम एफडी से चलता है, क्योंकि अगर बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं कराएगा, पैसे एफडी नहीं कराएगा, तो बैंक लोन कैसे देगी, और बैंक लोन कैसे नहीं दे पाएगी तो बैंक के रिटर्न कैसे बनेंगे, है ना, बैंक की कमाई कैसी होगी। तो सिंपल सी बात है, जो बैंक है वो एफडी से चलती है, तो बैंक से रिलेटेड लोग एफडी को प्रमोट करते हैं। अब आप देख सकते हो, अगर आपको रिस्क फ्री 7 to 8% रिटर्न चाहिए तो आप एफडी को चूज कर सकते हो, राइट। तो ये पहला ऑप्शन है। एफडी जैसा एक दूसरा ऑप्शन है जिसको आरडी बोला जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि एफडी में तो आप एक साथ पैसे डिपॉजिट करवाते हो और फिक्स टाइम तक रहते हैं, आरडी में आप मंथली डिपॉजिट करते हो। मैंने खुद ने आरडी स्टार्ट की और मुझे एक्सपीरियंस से समझ में आया कि हो सकता है किसी टाइम आपके पास पैसे नहीं हो या आपकी इनकम सोर्स प्रॉब्लम कर रही है, तो वो एक किस्त की तरह आपको देना है, तो ये एक बर्डन भी हो सकता है, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, पर आपके पास एक मुफ्त पैसे नहीं है और आप एक रेगुलर इनकम आपके पास आती है, तो आप एफडी का अल्टरनेटिव देख सकते हो आरडी। और मान लो आरडी कुछ समय भी अच्छा ऑप्शन होता है। तो मान लो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहे हैं, मान लेते हैं 8% पे आपको आरडी मिल रही है, और गवर्नमेंट जो है वो रेट्स कट करने वाली है, तो फ्यूचर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेंगे, तो आप अभी एक आरडी बुक कर सकते हो और फ्यूचर में ये कर सकते हो। तो आरडी और एफडी दोनों एक ही तरह के ऑप्शंस हैं। इनमें ये होता है कि अगर आपको फिक्स पैसा आपके पास अभी पड़ा है, एक मुश्त कहीं से आया है लमसम में, तो आप उसको एफडी कर सकते हो। पर आपके पास रेगुलर इनकम है तो आप थोड़ी थोड़ी सेविंग कर सकते हो आरडी में। आरडी और एफडी उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिन्हें रिस्क कम लेनी है और एक फिक्स रिटर्न मिल सकता है, मार्केट की उठापटक को मैनेज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए आरडी और एफडी बेस्ट ऑप्शन है। पर आप ये देखते हो कि आपका बाई किया हुआ प्रोडक्ट नीचे चला जाता है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो देखो, कुछ लोग हमेशा आरडी एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, होगा रेगुलर, और कुछ लोग नहीं करेंगे। तो मैं मेरे लिए इसे अच्छा ऑप्शन नहीं मानता हूँ आरडी एफडी को, और कर भी सकते हैं कोई भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है स्टॉक, आप कोई अच्छे स्टॉक चूज करते हो, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक चूज करते हो और उनमें आप इन्वेस्ट करते हो। या तो आपने एक साथ इन्वेस्ट किया, लमसम में किया है, या आप इन्हें एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते हो। अब देखो, जो प्रॉब्लम है वो स्टॉक्स की क्या है, आपने अच्छा फंडामेंटल टेक्निकल सब देखा है, फिर भी आपका स्टॉक गिर सकता है। अब सवाल ये कि आपने एक स्टॉक खरीदा है और उसके बाद में वो 30% गिर गया। अब आप उसमें और एवरेज करोगे या और गिर गया 10%, है ना, तो हो सकता है वो आपका 40 या 45% तक टोटल गिरा हुआ है। तो आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं स्टॉक्स को एक अच्छा ऑप्शन तब तक नहीं मानता हूँ
जब तक कि आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट नहीं हो स्टॉक्स के एनालिसिस करने के और आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि आपका बाई किया हुआ स्टॉक जो फंडामेंटल्स के आधार पे आपने बाई किया और उसके फंडामेंटल्स नहीं बदले, फिर वो इतना गिर गया तो आप खरीदे हुए रह सको उस पोजीशन पे। तो मैक्सिमम लोग में क्या होता है कि आपने स्टॉक खरीदा, अगर उसने अच्छा रिटर्न दिया 5 से 10%, तो लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसी के बजाय उसने 30% लॉस में चला गया, तो उसमें लॉस बुक नहीं करते, बैठे रहते हैं, एवरेज करते हैं, फिर और गिर जाता है और ऐसे में हो सकता है आपकी वेल्थ क्रिएट होने के बजाय वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैं स्टॉक को बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं मानता हूँ। मेरे लिए आरडी और एफडी बेटर ऑप्शन होंगे, है ना? स्टॉक की तुलना में, तो मैं स्टॉक को तो बिल्कुल ही नहीं इन्वेस्ट करता। मैं इसके बजाय म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के जरिए इन्वेस्ट करता। अगला ऑप्शन आप समझते हो म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड होता क्या, पहले तो ये समझते हैं। तो रियल एस्टेट के जो व्यक्ति है वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है और म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं रियल एस्टेट अच्छा नहीं है। देखो ये आप पे डिपेंड करेगा क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है ना? किस एज पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, किस एज में आप रियल एस्टेट में करते हो, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले म्यूचुअल फंड की बात करें। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। इससे क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क कम हो जाती है। दूसरी जो अच्छी बात म्यूचुअल फंड में होती है, मान लो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी ने कोई स्टॉक खरीदा और उस स्टॉक के फंडामेंटल्स खराब हो गए, तो हो सकता है आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी उससे बेच दे और लॉस बुक कर ले। और वहीं आपने खुद ने स्टॉक खरीदा होता तो आप आसानी से लॉस बुकिंग नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, राइट? तो अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तो जो भी नॉन परफॉर्मिंग आपके स्टॉक्स होंगे उन्हें म्यूचुअल फंड कंपनी हटा देगी, राइट? इससे एक बेटर और ऑप्शन हो जाता है जिसको हम इंडेक्स फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड जैसा ही ऑप्शन है। इंडेक्स फंड में क्या होता है, एनएससी की जो इंडाइसेज है वो एक इंडेक्स जारी करती है और उस इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है कोई म्यूचुअल फंड। ये एक एक्टिव नहीं, एक पैसिव म्यूचुअल फंड है जो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके फंड मैनेजर की बाइसनेस नहीं रहती। जिस रेशियो में स्टॉक इंडेक्स में उसी रेशियो में खरीदा जाए, तो ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन हो जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो लगता है और जो हर साल लगता है। मान लो किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, इसका मतलब अगर वो म्यूचुअल फंड 10% का रिटर्न दे रहा है तो 1% तो माइनस हो जाएगा, 9% ही बचेगा। हाँ, जो भी म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न दिखता है वो एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद है, यानी उसके अंडरलाइंग एसेट ने मान लो 10% रिटर्न दिया है तो आपको दिखाई ही 9% देगा। जो दिखाई दे रहा है उससे कम नहीं होगा। फिर ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। आप इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी कर सकते हो, आपकी अगर रेगुलर इनकम है, यानी आरडी का अल्टरनेटिव आपका म्यूचुअल फंड में एसआईपी हो सकता है जो डाइवर्स भी रहेगा और आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड में भी आप रिस्क के आधार पे देख सकते हो कि आपको लार्ज कैप कम रिस्क चाहिए, थोड़ी मॉडरेट रिस्क चाहिए, मिड कैप देख सकते हो, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो, लॉन्ग टर्म का प्लान है तो आप स्मॉल कैप देख सकते हो। तो म्यूचुअल फंड आपका इस तरह से काम करते हैं। हाँ, पर इसमें एक्सपेंस रेशियो कटेगा। अगर आप स्टॉक्स में देख रहे हो डायरेक्टली तो एक्सपेंस रेशियो नहीं कटेगा, पर उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है। कौन सा स्टॉक कब परफॉर्म करेगा, कब नहीं करेगा, आपको खुद को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होता है। तो आप अपनी जॉब करते हुए म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन हो सकता है, राइट? तो म्यूचुअल फंड के बारे में ये है। अब इंडेक्स फंड उससे बेटर ऑप्शन है जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है और म्यूचुअल फंड के इक्वल ही वो रिटर्न दे सकते हैं नॉर्मल केसेस में। अगला ऑप्शन है जो ईटीएफ। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जो स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताते हैं, अच्छा बताते हैं, पर उन्होंने ईटीएफ के बारे में कुछ नेगेटिव बताया, राइट? तो ऐसा नहीं है। ईटीएफ जो है वो एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। बस फर्क क्या है ईटीएफ में, या मैं कहूँ कि ये एक तरह का इंडेक्स फंड है। इसका मतलब ईटीएफ बुरे हैं, इंडेक्स फंड अच्छे, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों सेम है। फर्क क्या है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में, ये है कि ईटीएफ को आप रियल टाइम में बाई एंड सेल कर सकते हो, जिससे आपको कभी कभी होता है मार्केट मॉर्निंग में नीचे था, आपने बाई कर लिया, इवनिंग में वापस ऊपर आ गया, आपको प्रॉफिट उसी समय से हो गया। और आपने अगर वहां पे म्यूचुअल फंड में खरीदा तो आपको
एंड ऑफ द डे एनएवी मिलेगा तो हो सकता है वो एनएवी ज्यादा पे मिले, ये प्रॉब्लम है। दूसरी है कि स्टॉक्स की तरह तुरंत आपके पैसे आ जाते हैं, अगले दिन क्लियरेंस हो जाती है। आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है, T+2 डे का सेटलमेंट है। पर स्टॉक्स में आपको T+1 का सेटलमेंट हो जाएगा, यानी आज सेल किए हैं तो अगर बाई करने के लिए मार्जिन मनी तुरंत मिल जाती है, ब्रोकर दे देता है। और बाई नहीं आपको विड्रॉ करना है तो नेक्स्ट डे तक आपका सेटलमेंट होके मिल जाता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है ना। तो पता होता है आप किस प्राइस में बेच रहे हो, ये भी अच्छी बात है। तो ईटीएफ में वो सारी ऑप्शंस हैं जो म्यूचुअल फंड में है, बस ये स्टॉक पे ट्रेड होता है, इसकी वजह से आप इन्हें स्टॉक की तरह बाई एंड सेल कर सकते हो। यानी ईटीएफ में आपको दोनों चीज मिलती है, स्टॉक जैसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप कभी बाई एंड कभी सेल कर सकते हो। और आपको म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी मिलती है, क्योंकि ये भी एक डाइवर्स बास्केट होता है, राइट। यहाँ पे मान लो कोई इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, अपना कुछ एसेट अलोकेशन करना चाहता है डेट में, तो वो क्या कर सकता है, ईटीएफ के जरिए भी डेट में अलोकेशन कर सकता है और म्यूचुअल फंड के जरिए भी कर सकता है, राइट। तो ईटीएफ भी आपको डेट के मिल जाएंगे, म्यूचुअल। आपको एफडी जैसा रिटर्न चाहिए तो आप एफडी जैसा रिटर्न भी ले सकते हो, किसके जरिए, ईटीएफ के जरिए। जैसे मान लो आपने गिल्ट पे बेस्ड है ना, लॉन्ग टर्म गिल्ट जो होती है उस पे बेस्ड ईटीएफ ले लो तो आपको एफडी के इक्वल रिटर्न मिल जाएगा, जो एलटी गिल्ट बीज है उसके इक्वल या उससे बेटर रिटर्न मिल जाएंगे, एफडी से बेटर या उसके इक्वल रिटर्न मिल सकते हैं। तो कुछ पार्ट आप ईटीएफ पे एलोकेट कर सकते हो। आप मान लो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तब भी आपके ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का ऑप्शन रहता है। ईटीएफ की बाइंग एंड सेलिंग इजी है। गोल्ड एंड सिल्वर में जो म्यूचुअल फंड है नॉर्मली वो फंड ऑफ फंड है, इसका मतलब वहां दो एक्सपेंस है, यानी वो किसी ना किसी ईटीएफ को ही होल्ड कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आप मानो कि म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन नहीं है ना। आप ऑप्शन में चूज कर सकते हो ईटीएफ को, राइट। तो मेरे को अब तक ये समझ में आया कि आपको एफडी करनी है, ईटीएफ के जरिए कर सकते हो। आपको आरडी करनी है, वो भी ईटीएफ के जरिए कर सकते हो, है ना, डेट ईटीएफ के जरिए कर सकते हो। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय बास्केट ऑफ स्टॉक पे इन्वेस्ट करो, किसी सेक्टर फोकस ईटीएफ पे कर लो, है ना। मोमेंटम पे बेस्ट ईटीएफ्स हैं उन पे कर सकते हो। आपको म्यूचुअल फंड करना है तो म्यूचुअल फंड वाली सारी चीजें आपको ईटीएफ में मिल जाती है, राइट। ईटीएफ में कुछ चीजें कम है जो मुझे अभी भी कमी लगती है, जैसे मान लो आपको अभी तक कोई करेंसी ईटीएफ नहीं है, रियल एस्टेट का तो ईटीएफ मिल गया है, पर रिट इनविट से रिलेटेड अभी कोई ईटीएफ नहीं है। तो म्यूचुअल फंड उनकी होल्डिंग तो रखते हैं पर डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड भी वहां पे नहीं है। अभी तक ऑप्शन में मुझे लगता है कि ईटीएफ सभी ऑप्शंस को फुलफिल कर सकता है, केवल एक जो आपका रिट इनविट का है, रियल एस्टेट का भी है। तो अगला ऑप्शन जो हम बात करने वाले हैं वो है रियल एस्टेट। देखो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसमें बहुत कैपिटल चाहिए। रहने के लिए सबको घर चाहिए ही है, आप स्टॉक मार्केट में नहीं रह सकते। तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, जमीन चाहिए, तो आप रियल एस्टेट बाई करो। पर इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट अच्छा ऑप्शन होगा, ये आप डिपेंड कर सकता है। रियल एस्टेट में जो बेनिफिट है वो है लेवरेज का, आपको इसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है और उसको आप उसके जरिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बाकी आप रियल एस्टेट की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो रियल एस्टेट का भी ईटीएफ अवेलेबल है। यहाँ तक में मुझे यहाँ ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए ईटीएफ वो सारे ऑप्शंस फिलफिल कर सकता है जो आपको चाहिए। हाँ, रियल एस्टेट आपको बाई करना है पर आपको अर्ली एज में नहीं करना, है ना, आपका अच्छा कॉर्पस बन जाए। कई सारे लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट अच्छा है क्योंकि उनका कमीशन रियल एस्टेट से बनता तो उसे प्रमोट करेंगे। पर ऐसी किसी जगह आप रियल एस्टेट खरीदते हो जहां पे आपको रेंट पे देके इनकम करनी है, तो हो सकता है वो इतनी इनकम नहीं हो। हाँ, रहने के लिए चाहिए तो ठीक है, आप जो रेंट भर रहे हो उसके आप रियल एस्टेट में इंस्टॉलमेंट्स फिल कर सकते हो। तो ये चीज आप देख सकते हो। तो मुझे अभी भी दो ही ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट केस में समझ में आए। आपको किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, ईटीएफ के जरिए कर सकते हो। इक्विटी में करना है, सेक्टर में करना है, स्मार्ट बीटा में करना है, थीमेटिक करना है, डेट करना है, गोल्ड करना है, इंटरनेशनल करना है, सब कुछ ईटीएफ में है, राइट।
रियल एस्टेट की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ईटीएफ के जरिए हो सकता है, बट डायरेक्टली रियल एस्टेट में अभी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन स्टॉक मार्केट में इन्विट और रिट वाला है। और फिर आपके पास अगर डायरेक्टली आपको रियल एस्टेट रहने के लिए खरीदना है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कई सारे लोग बोल रहे हैं ये ईटीएफ सोप के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं वो बहुत ही अच्छे बताते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। कोई भी अच्छी बात बताता है उसके बारे में एक्सेप्ट करूं, और कोई गलत बात बता रहा है उसका खंडन करूं। तो मैं सिंपल सी बात, ईटीएफ से आराम से आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा सकते हो, और हर तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो ईटीएफ के जरिए, राइट? तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, या आप किसको बेस्ट चूज करते हो, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।